वालेकुम नाज़रीन, ये है खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। मेरा ये व्लॉग है और ख़ास तौर पे जब हम यूट्यूब चैनल की बात करते हैं तो ये आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए है, जो कि आपको वेल इन्फॉर्म करता है बहुत सारे पाकिस्तान के अहम और बैन अल-अक़वामी इश्यूज़ के हवाले से। आज का प्रोग्राम भी बहुत अहम इसलिए है कि जनाब आज एक और संग मील अबूर होने जा रहा है, यानी कि हुकूमत की हुकूमत साज़ी के लिए ऐवान जो है उसको उसके आगाज़ का वक़्त है, यानी कि वहाँ से इब्तिदा होगी असेंबली और कौन-सी हुकूमत आएगी और क्या हुकूमत आएगी और कौन से मेंबरान ऐसे होंगे जिनको कलमदान सौंपे जाएँगे। सबसे आम कलमदान एक मईशत के हवाले से होता है और दूसरा तवानाई के हवाले से। तवानाई और मईशत दोनों का पहिया एक साथ चलता है, यानी कि दोनों अलग-अलग चल नहीं सकते। और ये मामलात हमारे गुज़श्ता 2 दहाइयों से चल रहे हैं। इसी हवाले से हमने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। टेलीविज़न पे आप हमारे प्रोग्राम्स देखते रहे और हमारे साथ जो एक्सपर्ट रहे उनमें वन ऑफ द रिनाउंड एक्सपर्ट वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, डॉक्टर गुलफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब जो कि नेफ्रा के चेयरमैन भी रहे हैं और ऑयल एंड गैस के जो सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और उसके अलावा इनका प्रोफाइल जो है ऑयल एंड गैस के हवाले से एक बहुत वसी प्रोफाइल है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। Thank you very much. This is sort of overblown introduction, but anyway, most welcome. नहीं, यू डिज़र्व इट सर, यू डिज़र्व इट। डॉक्टर साहब, हमने बड़े प्रोग्राम्स किए जब तकरीबन हमें भी 1 दिहाई से ऊपर हो गया है आपके साथ प्रोग्राम्स करते जी हुए जी, और हमने बहुत होते थे। पाकिस्तान के बड़े क्रूशियल टाइम में जो एनर्जी क्राइसिस के मसाइल थे उसको देखा और उसके ऊपर सॉल्यूशंस की बात की। आपने अपने तज्ज़ियात में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। हमने तो वो भी देखा कि वो जो एक जो ड्राई वेल के अंदर एक्सपेरिमेंट करके बिजली पैदा करने की डॉक्टर समा मुबारक ने कोशिश की, जिसके ऊपर आपने ही प्रोग्राम हमने बात की और इसको हमने कहा कि जी ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, जो एक हवा में तीर चलाने वाली बात थी। अब पाकिस्तान फिर एनर्जी क्राइसिस के बदतरीन इसमें जैसे कह सकते हैं ना कि हालात से गुजर रहा है। ओवर 6000 मेगावाट जो है बिजली का शॉर्टफॉल, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो नजर आ रहा है और मतलब जिसे हम कहते हैं सर्कुलर डेट जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि लोगों से पैसे वसूल कर लिए जाते हैं बिलों की मद में, यानी कि चोरी का पैसा भी काम सारिफ दे रहा होता है जो वो चोरी नहीं कर रहा होता। टैरिफ जो है इस वक्त अपनी दुनिया की पीक पे जा चुका हुआ है, जो कि दुनिया में किसी और जगह हम देख रहे हैं कि इस तरह की पीक नजर नहीं आती। हमें कमर्शियल रेट के ऊपर घरेलू सार्फिन को बिजली चार्ज की जा रही है, गैस चार्ज की जा रही है। ये नई आने वाली हुकूमत के लिए कैसा बजट होगा और कैसी हुकूमत होगी और कैसे इसको टैकल करेंगे? फिर वो शॉर्ट टर्म आईपीपीस और इस तरह के पावर प्लांट्स या रेंट पे क्या, जिस तरह हमने देखा था शिप्स आ गई थी बैरून मुल्क से और वो आर के और इस तरह हमने देखा कि बहुत सारी जिसे कहते हैं ना फायर फाइटिंग की थी इन्होंने। जी, अ, ये जो पस मंजर आपने पेश किया है बिल्कुल इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक है। एनर्जी पाकिस्तान की एक अरसे से एक मसला रहा है और या एनर्जी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते या एनर्जी को हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं क्योंकि इस वक्त अगर आप कौमी मईशत की तरफ देखें और फिर आप ज़र मुबादला की तरफ देखें और एक्सपोर्ट की तरफ देखें तो फिर हमें एक क्राइसिस नजर आती है कि हमें बहुत जल्दी जितना भी जिस तरीके से हम मैनेज कर सकें हम अपनी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को बहुत ही जल्दी प्रमोट करें और उसके लिए आपको सबसे ज्यादा जो दरकार चीज चाहिए होती है वो एनर्जी और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। तो पहली बात यह है कि वो हमारी प्रायोरिटी अभी भी उसी तरीके से काम है बल्कि ज्यादा वो संगीन हो गई है। तो पहले तो हमें तमाम एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री को रिंग फेंस कर देना चाहिए और उनको उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी पैदावार के मुताबिक प्रोवाइड करनी चाहिए जिसके ऊपर एक सेपरेट सुपरविजन का सेल बना दिया जाए। फिर दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो हमारा हाउस होल्ड फ्यूल है वो भी सिर्फ नेचुरल गैस ही थी। हमारे पास ना ही फॉरेस्ट हैं जिससे हम लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई जरिया नहीं इसका, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करना है उसको। लेकिन इसके अंदर बहुत इमरजेंसी मेजर करने की जरूरत है। इसमें जहां तक भी एलपीजी
वाली वो लीन गैस को जितना भी वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होगा, तो वो कुछ कर सकते हैं आप। केरोसिन ऑयल को भी आप अगर थोड़ा सा इन ए वे सब्सिडाइज कर सकें, ताकि जो वो लोग जो गैस कनेक्टेड नहीं हैं उन तक डोमेस्टिक कुकिंग की कोई प्रोविजन पहुंच सके। और इसी तरीके से जो गैस की तलक है, उसको आपने कुकिंग आवर्स के लिए वो जरूर देना है, क्योंकि पाकिस्तान का, जैसे मैंने कहा, इतनी बड़ी आबादी है और कोई और रिलायबल कुकिंग फ्यूल नहीं है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो उसके साथ ही इमरजेंसी एक्शंस की जरूरत है कि गैस की हैमरेज खत्म हो जाए, लीकेज खत्म हो जाए, थेफ्ट खत्म हो जाए। अब बात यह है कि अक्सर हम ये बातें करते हैं, लेकिन एक दफा 1990, मेरे ख्याल में 1998 की बात थी, जिस वक्त मैं फेडरल सेक्रेटरी पेट्रोलियम था, तो हमने एक कंट्री वाइड प्रोग्राम बनाकर, तो हमने गैस की थेफ्ट को महदूद कर दिया था और काफी लोगों की गैस की चोरी को पकड़ लिया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं, जिसको मैं जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन वो तो डॉक्टर तो साहब अभी भी चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि गैस ना होने के बावजूद जो इस वक्त सार्फिन को बिल आए हैं सुई गैस के मद में, वो लाखों में आए हैं। यानी कि घरेलू सार्फिन को कमर्शियल रेट के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, और गैस में मुयसर ना होने के बावजूद, मतलब रात को आपको तकरीबन 8 घंटे के लिए गैस बंद भी हो और उसके बावजूद आपको इतनी बिलिंग्स की जाए। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर, अगर हमने देखा, दुनिया में नहीं है जहाँ पे वहाँ पे एलपीजी वगैरह इस्तेमाल की जाती है। इंडिया के अंदर हमने देखा उन्होंने अपनी इस तमाम चीजों पे कवर किया चीजों को। लेकिन वहां पे जो घरेलू सार्फिन के लिए सिलेंडर थे वो बड़े सब्सिडाइज्ड स्टेट पे मिलते थे। आप समझते हैं कि आईएमएफ जी, की कंडीशंस अभी हमारे लिए और सख्तियां पैदा करेंगी आम सार्फिन के लिए? देखिए, आईएमएफ की कंडीशन जो होती है वो बिलवास्ता तौर पर सार्फिन के लिए सख्ती पैदा करने की उनका मकसद नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट अपने अंदर एफिशिएंसी पैदा करे, और अगर गैस की लीकेज है, जैसे थेफ्ट हो रही है या लीकेज हो रही है, तो ये चीजें जो फिर गवर्नमेंट ने ही खत्म करनी है। तो आईएमएफ ये नहीं कह रहा कि आप गैस सार्फिन को बहुत महंगी कर दें। वही वो ये कह रहा है कि जो गैस के अकाउंट पे आपके बैलेंस है, आप उसको ठीक करें। ये नहीं जो गैस आप बेच रहे हैं, उसका जो आपकी रिसीव करते हैं, वो उसके बराबरी होना चाहिए। तो ये चीजें इनएफिशिएंसी को जाहिर करती हैं, ये चीजें मिसमैनेजमेंट को जाहिर करती हैं, ये चीजें थेफ्ट को जाहिर करती हैं। तो उसकी तरफ आईएमएफ का ज्यादातर प्रेशर उसकी तरफ होता है, लेकिन लेकिन फिर डॉक्टर हम ये कर साहब, देते इसकी मद में, हैं। इसकी थेफ्ट की मद में, लाइन लॉसेस की या गैस लीकेज की मद में अगर हम देखें तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। इसके अंदर कोर्ट्स के अंदर भी इसके हवाले से आम सार्फिन जो थे, लोगों ने अपील्स की थी। लेकिन मकसद ये है कि कितने ही अरसे से हम इसकी चोरी का खमियाजा भी आम सार्फिन सिर्फ वो बिजली या गैस इस्तेमाल करने को भुगत रहे। लेकिन उसके बावजूद कि वो सर्कुलर डेथ का जो बदबस्त हाथी है वो हमारे सर पे चढ़ा जा रहा है, और कोई भी हुकूमत आके उसको चोरी का पैसा वसूल आवाम से करे और उसको कवर ना कर सके, ये अजीबोगरीब चीज नजर आती है कि सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, चोरी के पैसे वसूल किए जा रहे हैं आम आदमी से, और बिजली और गैस उसको महंगी दी जा रही है। आइंदा आने वाली हुकूमत, आप समझते हैं कि कारके की तरह के और उस तरह के प्लांट्स ला के या आईपीपीज लगा के किकबैक्स के साथ दोबारा ये काम शुरू हो जाएगा? देखिए जी, जहां तक तो उस किस्म के प्लांट का तल्लक है, वो तो प्लांट इससे भी ज्यादा अनअफोर्डेबल है। ये नहीं कि हमारे पास पावर जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद है। ये 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 जो हमारी इनएबिलिटी है कि उस पावर को हम जनरेट कर सकें या उसकी कैपेसिटी प्राइस को अदा कर सकें, तो इसलिए बाहर से पावर प्लांट लाने का ये आजकल के जमाने में उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ हमें एक देखें, एक मुश्किल बात है, लेकिन बेल्ट को टाइट करना है, और नई हुकूमत के सामने यही तो चैलेंज है कि वो आते ही, जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, वो एनर्जी क्राइसिस है, आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड बिलिंग का बोझ है, उसी हम्म। को उन्होंने हल करना। अगर ये इस चीज को थोड़ा सा ठहराव दे सकते हैं, तो ये हुकूमत चलेगी। अगर एनर्जी की इस किल्लत को, एनर्जी की इस शिद्दत को या क्राइसिस को
ये रिलीफ ना दे सके अवाम को, तो फिर ये हुकूमत वैसे भी पॉलिटिकली भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ये इंतजामी तौर पर संभाल नहीं सकेगी। और अवाम, जैसे आपने कहा कि जितना भी आप बोझ डाल सकते थे आपने डाल दिया हुआ है, इसके आगे अवाम के ऊपर बोझ डाल नहीं सकते कोई उनसे। और फिर अवाम की तरफ जब आपने रुजू किया और ये इतने मुश्किल हालात में इलेक्शन करवाए, तो आपने देख लिया कि कितनी तादाद में अवाम बाहर निकली और उन्होंने इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि शायद उनकी किस्मत बेहतर हो जाए, हालात बेहतर हो जाए और उनके ऊपर जो शदीद दबाव है इस वक्त हाई प्राइसेस का, कास्ट ऑफ लिविंग का, वो कम हो जाए। तो मैं उम्मीद तो करता हूं, क्योंकि दीवार के ऊपर लिखा हुआ है जो भी गवर्नमेंट आ रही है कि अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो आपको अवाम की सपोर्ट मिलेगी, अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट ही जाएगी, बल्कि इस दफा अवाम शायद इससे आगे चलकर तो जो सफाया होने का इम्कानात नजर आ रहे हैं जमातों के। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गुज़िश्ता एक दिहाई से सुन रहे हैं कि प्रीपेड मीटर्स का ऑलमोस्ट काम मुकम्मल कर लिया गया था, क्यों नहीं लगाए जा रहे? क्या इसमें महकमाना जो गफलत है और करप्शन है वो शामिल है? क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का जो एक करप्शन का धंधा चल रहा है विद इन द, अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट्स, वो रुक जाएगा और चोरियां पकड़ना आसान हो जाएंगी और लोगों को पैसा रिश्वत लेने का या करप्शन करने के मौके नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं प्रीपेड मीटर्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए गए? प्रीपेड मीटर जो है, ये हर एक आदमी को प्रीपेड मीटर नहीं दिए जा सकते। जो आपके मसलन 90% कस्टमर जो हैं वो रेगुलरली बिल पे करते हैं, तो आप उनको रेगुलर मीटर ही दें। वो लोग जिनकी हिस्ट्री है कि वो बिल अदा नहीं करते और आपको वो फिर उनकी गैस काटनी पड़ती है, उनको फिर आप ये शर्त लगा देते हैं कि आप प्रीपेड मीटर करें। जैसे भी प्रीपेड मीटर दूसरे मुल्कों में राइज है, मसलन इंग्लैंड में, वहां पर भी सिर्फ उन कस्टमर्स को जिनकी हिस्ट्री ऐसी है उनको दिया जाता है, वरना तो रेगुलर मीटर जो है वो एक प्रॉपर तरीका है गैस डिस्ट्रीब्यूट करने का। या डिक्लेयर्ड रेंटल प्रॉपर्टीज जो होती हैं जहाँ पे रेंट टेनेंट्स आके रहते हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए ये काम हो सकता है। अच्छा, आपने कहा कि गैस के या बिजली के मीटर्स रेगुलर सार्फिन को नहीं दिए जा सकते, लेकिन अगर हम ये देखें तो टेक्निकली नहीं, डॉक्टर साहब इसमें जो पे कर रहे हैं, बल्कि वो इतनी ज्यादा लॉसेस का भी हिस्सा खुद के पे कर। देखें, जो बिजली या गैस आपकी, बिजली की मैं कहूंगा कि जो आपकी ग्रिड में शामिल होती है उसका 40% बिजली जो है वो बिल्स में नहीं आती, वो हमारे ग्रिड के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो पहले ही सार्फिन 100% पे करते हैं, हालांकि उसको बिजली उनको 60% मिलती है, तो एक वही काफी बड़ा फैक्टर है उनको। तो इसके जो इनएफिशिएंसी या करप्शन का जितना बोझ बढ़ता जा रहा है वो आप सार्फिन पर नहीं डाल सकते। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरक्की को भी नहीं रोक सकते। तो इसके लिए एक डिटरमेंट गवर्नमेंट चाहिए और उनके पास ऐसी एनर्जी की टीम चाहिए जो उन चीजों को सोच सकते हैं जिनसे ये हालात बेहतर हो सकते हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि हर चीज को देखें, गैस, अब एनर्जी कंजर्वेशन को ही देख लें आप। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन को अचीव कर लेते हैं ट्रू मैनू में, जैसे जापानीज ने अचीव किया था जिस वक्त उनके पावर प्लांट जल गए थे और न्यूक्लियर पावर प्लांट, और उसके बाद उन्होंने इंपोर्टेड गैस से और तेल से बिजली पैदा करनी शुरू की थी, तो फिर अपनी ये उन्होंने जरूरियात को पूरा किया था। डॉक्टर साहब, आईपीपी 20 का क्या स्कोप है? आईपीपी का क्या स्कोप है? मतलब मींस मैं ईरान पाकिस्तान जो गैस पाइपलाइन की बात करूं, आईपीपीस के अलावा उनका क्या स्कोप नजर आ रहा है? ईरान गैस पाइपलाइन की बात की जाए तो इस वक्त हम पे जुर्माना पड़ सकता है 1700 अरब का। हम पे एक तलवार लटकी हुई है ईरान के साथ अगर हम इसको मुकम्मल नहीं करते। दूसरी तरफ अमेरिका और सऊदी अरब और दीगर ममालिक हैं। हम किधर जाएंगे? हमें करना तो पड़ेगा। उससे कितना रिलीफ मिलेगा और कितने वक्त में ये कंप्लीट हो सकता है? देखिए, आपने एक ऐसा सवाल किया है कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल में नई हुकूमत को सर जोड़ कर बैठ जाना चाहिए और जो थोड़ी सी पाइपलाइन की लेंथ बाकी बची है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक पस मंजर भी बताऊंगा कि एक दफा पहले जब इसके ऊपर हम
पाइपलाइन के ऊपर काम कर रहे, कोई थोड़ा बहुता काम किया था। तो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन थी, और उनसे जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में मुझे लिया उन्होंने, तो उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा कि अगर ये पाइपलाइन ना लीक बनाई गई तो पाकिस्तान की एनर्जी का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने कहा कि अगर ये पाइपलाइन बनेगी तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो हम फेस करते आ रहे हैं और उसी वजह से अभी तो तक इससे महरूम रहे। मैंने ये तो एक मैंने कहा हमारे साथ एक अलमिया है कि हम इस चीज को देख रहे हैं, बार-बार हमारे साथ हो रहा है कि हम ये कॉन्सिक्वेंसेस इंटरनेशनल प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क की इकोनॉमी हमारी तबाह उनको हो रही ये मैंने उनको कहा था, सॉरी मेरा डॉग थोड़ा बार कोई, मैंने उनको उस वक्त जवाब दिया था कि मैंने कहा देखें, मैं पाकिस्तान की एनर्जी की सूरत अहवाल से बहुत तरीके से वाकिफ हूँ। है। मैं आपको यकीन देता हूँ कि अगर पाकिस्तान आपका एक दोस्त मुल्क है और आप हमारे दोस्त मुल्क है, अगर ये पाइपलाइन न बनी तो हमारे पास हमारे लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और आपके सर्वाइवल मुश्किल है। कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसलिए हमें अभी एक स्टैंड लेने की जरूरत है। अगर हमारी इस एनर्जी बैंकरप्सी को देखकर अमेरिका कोई अप्रिशिएट नहीं करता, सऊदी अरब अप्रिशिएट नहीं करता, तो फिर यकीन कर लें कि आपको अपने मुल्क का मफाद जो है अब खुद ही हैंडल करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन। हमेशा वेरी से मच रजा, ऑल्सो प्लेजर सीइंग एनर्जी के यू। इन ऊपर फैक्ट आपकी एक्सपर्टीज, आपके एक्सपीरियंस को हमने हमेशा इस्तेफादा हासिल किया, और जब भी बात होती है एनर्जी के हवाले से बात करने के लिए, ग्लोबली हो या पाकिस्तान के हवाले से हो, तो आपका नाम सर फहरिस्त होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।